हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको? संकुलन क्षमता। ठीक है बच्चों, आप सब जानते हो कि ठोस एकक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, आज तो हम देखेंगे कि एकक कोशिका की, ठीक है ना, ठोस, ठीक है, एकक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है। ठीक है, आज देखेंगे कि एकक कोशिका की संकुलन क्षमता क्या होती है। संकुलन क्षमता या पैकिंग एफिशिएंसी कैसे ज्ञात की जा सकती है, कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, संकुलन क्षमता होती क्या है, तो इन सब की बातों को जानकारी आज हम लेंगे इस टॉपिक से। इज दैट क्लियर? तो चालू करते हैं। माय नेम इज राहुल प्रजापति और आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल एडवांस केमिस्ट्री। तो बच्चों बात समझो, देखो संकुलन क्षमता क्या होती है। एकक कोशिका में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, या फिर बोलूं मैं, एकक कोशिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन। क्या बोला मैंने? एकक कोशिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। उस एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कहलाती है कि किसी भी कोशिका में अवयवी कण कितने प्रतिशत उपस्थित है, वहां पर कितने प्रतिशत आयतन घेर रखा है। ठीक है, आप सब जानते हो क्रिस्टल ठोस अवयवी कणों से मिलकर बनाता है, तो क्रिस्टल ठोस का भी तो कुछ आयतन होगा ना। क्रिस्टल ठोस का भी आयतन होगा। वो आयतन किससे मिलकर होता है? अवयवी कणों के द्वारा। अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया आयतन क्रिस्टल ठोस का आयतन भी कहलाता है। इज दैट क्लियर? तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, जो याद रखना आपको। ठीक है, पहला आता है गोलों का आयतन। बच्चों गोलों का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दूसरा पाइथागोरस प्रमेय, ये सबने 10th क्लास में पढ़ चुके हो। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों को तक को याद है, मैथ्स में पढ़ी थी। ठीक है ना। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि एक त्रिभुज होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, एक आधार होता है, ठीक है ना, एक लंब होता है और एक विकर्ण होता है। ठीक है ना, उसके फलस्वरूप पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला बनता है। क्या होता है? विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों बातों को अपने को याद रखना है आज की संकुलन क्षमता में। ठीक है, एक तीसरा भी आता है, तीसरा पॉइंट है इसका, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? कुल गोलों का आयतन, ठीक है, इंटू 100। ठीक है बच्चों, कुल गोलों का आयतन इंटू 100 तथा एकक कोशिका का आयतन। ठीक है बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? कुल गोलों का आयतन इंटू 100 बटा एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, संकुलन क्षमता क्या होती है? वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, एकक कोशिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन। ठीक है, कुल आयतन या प्रतिशत क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 1 2 3 4 चले। ठीक है, इसको, ठीक बच्चों, इसमें पहला आता है हमारा SCC। ठीक है, सिंपल सेंट्रेड क्यूबिक। ठीक है, सिंपल सेंट्रल क्यूबिक।
हिंदी में बोला जाता है इसको साधारण। यह पढ़ा भी था अपने ने, एकक कोष्टिका के जब प्रकार पढ़ाए थे मैंने तब ये पढ़ाया था, पहला पॉइंट था ये मेरा। ठीक है, साधारण या आद। ठीक है, एकक कोष्टिका, याद आया कुछ? ठीक है, साधारण आद एकक कोष्टिका या एससीसी, सिंपल सेंटेड क्यूबिक। ठीक है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी ज्ञात करनी है अपने को। बच्चों बात समझो, एससीसी में क्या था? एससीसी में अवयव कण कहाँ पाए जाते हैं, ये सबको पता है अब तो। एससीसी में या फिर सिंपल सेंटेड क्यूबिक में अवयवी कण कहाँ पर उपस्थित होते हैं? कोनों पर। कहाँ पर उपस्थित होते हैं? कोनों पर। ठीक है, घन के या क्यूब के कोनों पर अवयवी कण उपस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये कहाँ पर अवयवी कण कोनों पर उपस्थित होते हैं। बच्चों अब बात सुनो, अगर मैं इन कोनों को ऐसे ही, ठीक है, इस तरीके से, अगर मैं इनके कोनों को, इनके केंद्र को, गोलों के केंद्र को, इसके गोलों के केंद्र को मिलाऊं तो मुझे एक स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, क्यूब कैसे बनता है सबको पता चल चुका होगा ये तो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। देखो बच्चों, ये देखो, ठीक है, ये 4 गोले, 1 2 3 4। ठीक है, इनका सेंटर बिंदु मिला है, इनका केंद्र बिंदु 1 2 3 4। ठीक है, जिससे स्क्वायर का फॉर्मेशन हुआ। उसके जस्ट पीछे की साइड में 4 गोले और रख रखे मैंने। ठीक है, ये देखो एक स्ट्रक्चर मिली अपने को। ठीक है, इसको बोलूं तो फर्स्ट लेयर, इसको बोलूं तो सेकंड लेयर। ठीक है ना। एक देखो, अगर मैं 1 2 3 4 इन चारों को अगर कोने मिलाऊं तो एक स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा ऊपर की साइड में, और जस्ट नीचे की साइड में भी 1 2 3 4। अगर इन चारों गोलों के सेंटर को या किनारों को, सॉरी, केंद्र को मिलाऊं तो मुझे एक स्क्वायर का फॉर्मेशन नीचे भी होगा। अब जस्ट देखो, अगर मैं इस कोने को मिलाऊं, इस कोने को और इस कोने को मिलाऊं, ठीक है, ऊपर वाले कोने को नीचे वाले कोने को मिला दूं तो मुझे एक क्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा मेरे से। इस दैट के लिए आप समझ में आ गया? ठीक है ना। अब बच्चों बात समझो, देखो क्यूब होता है, उसकी तीनों भुजाएं। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होती है। ठीक है ना। अगर मैं बात बोलूं कि इसमें, ठीक है, लंबाई इक्वल है तो लंबाई ए होगा। अगर मैं ए से रिप्रेजेंट करूं भुजाओं को कि किनारे या भुजाएं, किसी भी क्यूब की भुजाएं या किनारे इक्वल होती है। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसको ए बोलूं तो इसकी चौड़ाई भी ए होगी, इसकी ऊंचाई भी ए होगी। ठीक है, अब बच्चों बात समझो यहाँ पर, अगर मैं इस भुजा की बात करूं, बस इसकी तो कितनी होगी? वो होगी ए। ठीक है ना। अगर इसकी भुजा की बात कर रहा हूं मैं, बस ये वाली, ठीक है, इस भुजा की बात कर रहा हूं ये, तो कितना होगा? ए। ठीक है, अब जस्ट देखो गोले की त्रिज्या कितनी होती है? गोले की त्रिज्या अगर सेंटर बिंदु से इधर की खींचो तो कितना त्रिज्या होगी? आर। अगर पूरी त्रिज्या मांगू मैं गोले की तो कितनी होती है? आर इक्वल टू आर। कितनी होती है? 2r होती है। एक गोले की त्रिज्या कितनी होती है? 2r। अब बच्चों बात समझो, यहाँ पर इस गोले की बात करूं मैं, इस सेंट्रल बिंदु से या इस केंद्र बिंदु से इसके सरफेस या पृष्ठ पर कितनी साइज होगी, इसकी कितनी त्रिज्या होगी? आर। समझ रहे ना बात को? अगर मैं इसको आधा करूं, ठीक है, बात समझो, देखो ये गोला, अगर मैं इस केंद्र बिंदु से इसके पृष्ठ पर, ठीक है, पृष्ठ की त्रिज्या निकालू तो कितना होगा? आर प्राप्त होगा मुझे। अगर मैं पूरे त्रिज्या बात करूं तो कितना होगा? आर। आर प्लस आर कितना होता है? आर प्लस आर बराबर 2r। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 2r। अब बच्चों बात समझो यहाँ पर, अगर मैं इस बिंदु से, इस कोने से या इस केंद्र से इसके पृष्ठ की बात करूं तो कितना होगा? आर। तो इसकी भी कितनी होगी? आर। तो ए कितना प्राप्त होगा मुझे? 2r।
ठीक है ना, आधा इसका आधा इसका आधा इसका आधा इसका भाग, ठीक है, प्राप्त हुआ 2r। ठीक है, अब बच्चों बात समझो, अगर मैं एकक कोष्टिका एकक कोष्टिका एकक कोष्टिका का आयतन पूछूं, अगर मैं एकक कोष्टिका का आयतन पूछूं कितना आएगा? आयतन क्या होता? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। अब इसकी कितना है? लंबाई कितनी है? a। चौड़ाई कितनी है? a, क्योंकि क्यूब का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इक्वल होती है, ठीक है ना, a। तो इसकी ऊंचाई कितनी हुआ है? तो इसका कितना है टोटल? 3a, ठीक है, 3a आ गया। अब बच्चों बात समझो, कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, तो 3 आ गया, a की वैल्यू देखो, हाँ सॉरी 3a नहीं आएगा, सॉरी, अपने अगर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3a क्यूब, a क्यूब, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई। तो एकक कोष्ठक का आयतन कितना हुआ? a क्यूब, ठीक है ना। अब बच्चों a का मान यहां से रखो आप, तो कितना प्राप्त होगा? मैं लिख दूं यहां पर एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका आयतन कितना प्राप्त हुआ? अगर a की वैल्यू देखो यहाँ पर, a की वैल्यू देखो मैं 2r और उसका रख दूं क्यूब, तो कितना आया? 8r क्यूब, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इतना सबको पता है, ठीक है, 8r क्यूब आ गया। अब बच्चों बात समझो, पीवी कितना है? पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है? मैं पहले लिख देता हूं वापस, ठीक है, कुल गोलों का आयतन। अब कुल गोलों का आयतन पूछ लिया वैसा इसने, अब गोले का आयतन क्या है? गोले का आयतन भी तो निकालो ना। देखो गोले का आयतन बच्चों क्या होता है सबको पता है, लिखूं या फिर चलो लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है। गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब आप सबको पता है एससीसी में कितने अवयवी कण पाए जाते हैं, पता है? एससीसी में या साधारण आग एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी? मैं लिख दूं 8 एकक कोशिका, या फिर देखो बहुत ज्यादा होगा, एससीसी में अवयवी कणों की संख्या कितनी है? संख्या कितनी थी? 1। याद देखो लिखवाया था मैंने, ठीक है ना। गोले का आयतन 4/3 पाई, अब उसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी है? समझ रहे हो, मैंने गोले का आयतन लिखा 4/3 पाई लिखी। अब मैंने पूछा एससीसी में अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों को ही गोला बोलता हूं मैं, समझ रहे हो ना। मैंने जहां तक बात कही थी, मैंने आपको बताया था अवयवी कणों की बात करूँ तो फुटबॉल, गोला, गोली कुछ भी हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है, या फिर अणु हो सकता है, ठीक है बच्चों। अब एससीसी में अवयवी कणों की संख्या 1 हुई, तो गोले का आयतन कितना हुआ? 1 से गुणा कर दो इसको, एक गोले का आयतन ही है, अवयवी कणों की संख्या कितनी? 1, तो 1 से गुणा कर दो 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब कुल गोलों का आयतन, ठीक है, और क्या था इसके नीचे? एकक कोशिका का आयतन इंटू 100, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक काम करना, इस चीज को है ना इस फॉर्मूले के ऊपर लिखना। क्या लिखोगे? इस चीज को इस फॉर्मूले के ऊपर लिखना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके बाद जस्ट ये, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, मान पटक दो इसके अंदर, मान रखो कुल गोले का आयतन कितना पूछा? कुल गोलों का आयतन, गोले का आयतन कितना है? कुल गोले यही ना, एक ही गोला है उसमें, तो उसका आयतन कितना हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, ठीक है। अब पूछा उसने एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन 8 आर क्यूब।
अब देखो 8 से 8 कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो पी ई कितना प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों यहाँ पर देखना, पाई का मान सबको पता होगा, पर पाई का मान लिख देता हूं मैं आपके लिए, यहाँ पर लिख रहा हूं। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान होता है, नोट कर लो, कॉपी के ऊपर की साइड में लिख लो, पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, अब देखो कितना हुआ, 22/7 इंटू 3 दूनी 6 इंटू 100, सोल्व करोगे इसको तो ये आएगा 52.4। ठीक है ना, 2200 हुआ, ये 742 हुआ, तो इसको सोल्व करोगे तो 22.4 होगा। मतलब एकक कोष्टिका में कौन सा, एकक कोष्टिका, साधारण एकक कोष्टिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना हुआ, 52.4%। ठीक है ना, एससीसी में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन कितना है, F2 मतलब 52.4%। इज दैट क्लियर। मतलब इतना परसेंट एकक कोष्टिका में अणुओं ने या फिर परमाणुओं ने घेरा गया। ठीक है ना, नोट कर लो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। देखो बच्चों इसमें दूसरा पॉइंट आता है अपना FCC। ठीक है ना, फेस सेंट्रेड क्यूबिक। ठीक है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। ठीक है बच्चों, इसको है ना CCP और HCP भी बोलते हैं। यह आपने पढ़ा था षष्टिकोणीय निबिड़ संकुलन परतों से त्रिविम संरचना का निर्माण में पढ़ा था आपने। ये षष्टिकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविम संरचना का निर्माण। ठीक है ना, CCP को बोलते हैं हम, इसकी पैकिंग थी ABC पैकिंग बोलते हैं, और SCP को बोलते हैं ABA। ठीक है, पैकिंग। बच्चों कभी भी अगर CCP से पूछ ले या HCP से पूछ ले तो आपको फेस सेंट्रेड क्यूबिक या फलक केंद्रित एकक कोष्टिका का संकुलन क्षमता लिखनी है, कैलकुलेट करनी है। कभी पेपर में आ जाए तो, अगर CCP के नाम से आ जाए तो भी ये लिखना है, HCP संकुलन क्षमता क्या होती है तो ये भी लिखना है आपको। ठीक है ना, अब बच्चों बात समझो क्या होता है इसमें। देखो आप सबको पता है कि फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं, कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर। ठीक है ना, कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर। ठीक है ना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये दूसरा, चौथा, ये पांच। ठीक है ना, अब कहाँ पाया जाएगा, ये फलक। ठीक है ना, फलक होते हैं ना, ये फलक, ये क्यूब है, एक फलक, दो फलक, 3 4 5 6। ठीक है ना, अब तो कहाँ पे पाया जाएगा, कोने। ठीक है ना, प्लस फलक के केंद्र पर। ठीक है ना, इस फलक के केंद्र पर, ये बीचों बीच। ठीक है, तो फलक ये रहा, ये फलक। ठीक है, ये पीछे वाला, ये आगे वाला। ठीक है ना, अब तो बात समझो। देखो संरचना कैसी मिली अपने को, ये बीच वाला, ये साइड। ठीक है बच्चों, जब हम इसको अरेंज करते हैं तो हमें ऐसी संरचना प्राप्त होगी, ये कोने पे। ठीक है, और ये बीच पे, बीच वाला। अगर मैं इसकी बात करूँ तो, अगर मैं इस फलक की बात करूँ तो ये वाला, अगर इनके सेंट्रल बिंदु को मिलाऊं, केंद्र बिंदु को मिलाऊं, तो ऐसा मिलेगा कुछ।
अगर इसको मैं बड़ा बता दूँ आपके लिए, ठीक है, ये देख लो बच्चों, ऐसा मिलेगा अपने को समझना इस फलक पे, ठीक है, किसमें, ये आगे वाली पे, ठीक है। अब बच्चों देखो, इनके अगर केंद्र बिंदु को मिलाऊं मैं, ले लो, ठीक है, ये आ गया, ये मिल गया, ठीक है। अब बच्चों अपने क्या होता है इसमें, इन दोनों बीच में जो डिस्टेंस है ना, तो इसका कैलकुलेट हम नहीं कर पाते इसमें, बात समझो, ठीक है ना, इसकी कैलकुलेशन हम नहीं कर पाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं बीच वाले से, ठीक है। अगर मैं इस बिंदु से इस बिंदु पर अगर एक विकर्ण विकर्ण ये लगा दिया मैंने, एक विकर्ण लगा दिया, ठीक है ना, इस बिंदु से इस बिंदु पे, तो मुझे क्या प्राप्त हो गया, एक त्रिभुज, ये प्राप्त हुआ त्रिभुज, ठीक है। अगर मैंने जैसे अभी मैं यहाँ पे बात कर दूं, ये इसमें बता दूं, तो मैं क्या करूंगा, इस फलक पे ये लो, बन गया एक त्रिभुज, ठीक है। अगर मैंने इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, ए बी सी, ठीक है ना, बात समझ गए, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, देखो ये भुजा कितनी हुई, ए, ये भुजा हुई ए, ये समझो ना, ये ए और ये ए, ये भुजा हुई बी, इसको मैंने मान लिया सी, ठीक है ना, ए सी मान लिया इसको मैंने। अब बच्चों बात समझो, अगर इसकी त्रिज्या की बात करो, इसकी तो हटाओ, इसकी तो बात नहीं करनी मुझे, अगर इसकी त्रिज्या पूछूं तो इसकी आर, इसकी टोटल मिला के 2r, इसकी हुई आर, समझिए। तो अपने को कितना प्राप्त हुआ, सी और आर, बात समझिए ना, इसका आधा और इसका फुल है, ठीक है ना, ये समझ लो। तो कितना, सी बराबर और आर प्राप्त हुआ। अब देखो बच्चों, अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय से क्या था, विकर्ण बराबर लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात समझो, देखो लंब विकर्ण कितना है, सी का स्क्वायर, ठीक है, लंब पूछा, लंब, ठीक है, कितना है, सी का स्क्वायर प्लस ये कितना है, ए का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, ठीक है, सी का मान कितना है, देखा, सी का मान तो कितना है, विकर्ण कितना है, 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये हुआ 2a का स्क्वायर। अब बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, 4 का तो 16r स्क्वायर, ये हुआ 2a स्क्वायर, अगर 2 से 2 कैंसिल तो 8r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, इसको करूँ तो a का स्क्वायर बराबर 8r स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको और आगे बढ़ाए तो ये हुआ √8 इंटू आर, ये फर्स्ट इक्वेशन आई, ठीक है। अब बच्चों बात समझिए, कितना आया। अब मैं बात करता हूं एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका के आयतन की बात करूं, आ जाएगा ना, आ जाएगा वहां तक। एकक कोष्टिका के आयतन की बात करूं, ठीक है, तो कितना आएगा, एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है, आयतन मैं बार बार बोल रहा हूँ, लंबाई बराबर है, चौड़ाई बराबर, ऊंचाई बराबर है, तो कितना हुआ, a क्यूब, a क्यूब में a का मान कितना आया, √8, ठीक है ना, और ये r का क्यूब, तो कितना आया आंसर, 8 √8 क्यूब,
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 8√8 r³ इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं एक गोले का आयतन कितना होता है। एक गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। ठीक है बच्चों, एक गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³। तो एफसीसी में उपस्थित अवयवी कण, मैंने बात करी अवयवी कण या गोले एक ही होता है, ठीक है ना। उपस्थित गोले की संख्या, अब सर मैंने गोले लिख दिया आपके लिए, कितनी होती है। एफसीसी में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या, गोले की संख्या कितनी होती है बताओ जल्दी से। देखा था, याद है 4। ठीक है, अगर मैं पूछूं कुल गोले का आयतन कितना हुआ भाई साहब, कुल गोले का आयतन कितना हुआ, बराबर 4 × 4/3 पाई r³। समझ रहे हो ना क्यों लिखा मैंने। एक गोले का आयतन 4/3 पाई r³, 4 गोले हैं तो 4 इंटू कर दूंगा से 4 × 4/3 पाई r³। इज दैट क्लियर। एक काम करो, इसको नोट करो जल्दी से, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, बाकी यहाँ लिखूंगा। जल्दी से इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बच्चों बात समझो, अब मान रखो सबने, कुल गोले का आयतन कितना है, यह कितना था, एक कोष्ठी का आयतन, एक गोले का आयतन, ठीक है। हाँ, अब पूछते हैं P.E कितना है। देखो फॉर्मूला बार लिखूंगा, क्या था, कुल गोले का आयतन अपॉन एक कोष्ठिका का आयतन। कुल गोले का आयतन कितना है 4 × 4 3 × पाई × r³ × 100, ठीक है। 4 आ गया। अब बच्चों बात समझो, एक कोष्ठिका का आयतन कितना है, एक कोष्ठिका का आयतन 8 × ठीक है, तो कितना आएगा 8 × √8 × r³। r³ से r³ कैंसिल, 4 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, कितना 2 आएगा। समझ रहे हो ना, r³ से r³ कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आया 2, 22.7 को लिखा, पता है पाई का मान होता है ये, ठीक है, × 100, ठीक है। 3 आ गया यहाँ, 22.7 आ गया और √8 ये, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो आएगा 74%, ठीक है। कितना हो गया 22/7 ये 4400 आ गया, तो 7 ये 21 और इसका मान, ठीक है, आ गया 74, ठीक है। 74 जब इसको हल करेंगे तो 74% आएगा। इज दैट क्लियर, इसको नोट कर लो, ठीक है। क्या किया पता चल गया ना, जब मैंने एक कोष्ठ का आयतन निकाल लिया, मान पलट दिया था, कैसे आया था, इसका पाइथागोरस प्रमेय लगाया, ये मान रखा, ठीक है ना। उसके बाद ये आया एक गोले का आयतन कितना होता है, तो एफसीसी में उपस्थित गोले 4 थे, तो कुल गोले का आयतन 4 से गुणा कर दिया उसको मैंने, ठीक है। ये आ गया 74%, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसको तो कर ही दिया, इसको कर लो, ये 4 है, ठीक है। जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक तीसरा होता है हमारे लास्ट इसमें, ठीक है बच्चों। अपना तीसरा आता है इसमें BCC, ठीक है ना। BCC इसको बोलते हैं बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है बच्चों, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका।
देखो काय केंद्रित एका कोष्ठका में क्या था, अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? अवयवी कण कोनों के साथ साथ केंद्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ पर पाया जाता है? केंद्र पर। ठीक है, ये रहा 2 3 4 5 6 7 ये 8। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात समझो, अवयवी कोनों के साथ साथ अवयवी कण कोनों के साथ साथ कहाँ पर? सेंटर पे भी है, केंद्र पर। ठीक है ना, अब बात समझो कैसे। ठीक है, ये पूरा एक कमरा हो गया। ठीक है ना, उस कोने पर अवयवी कण है, कोनों पर। ठीक है ना, उस कोने पर, इस कोने पर बीच में अवयवी कण है। ठीक है ना, कोनों के साथ साथ अवयवी कोनों पर है। अब मैंने क्या किया, इस कोने से इस कोने तक, समझे, इस कोने से इस कोने तक एक लाइन ड्रॉ करी। वो लाइन देखा बीच वाले कण से होते हुए गुजर रही है उस कोने तक। इस कोने से वो लाइन बीच से अब ये कण से होते हुए जा रही है। कैसे? ये, ठीक है ना, ये ठीक है, बात समझिए कैसे किया मैंने। इस कोने से इस कोने के बीच में एक अवयवी कण रखा हमने केंद्र पर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस कोने से इस कोने तक लाइन ड्रॉ करी। जो अवयवी कण बीच वाला है ना, गोल केंद्र वाला, उससे होते हुए गुजर रही है। ठीक है ना, दिखा दिया मैंने आपको जैसे। अब बच्चों बात समझो, मैंने क्या किया, अब मुझे त्रिभुज का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, त्रिभुज का निर्माण होते हुए दिख रहा है। देखो कैसे, ये वाली भुजा मिल गई। ठीक है, कौन सी? ये वाली मिल गई, ये कर्ण वाली। ठीक है ना, विकर्ण वाली ये मिल गई। अब मुझे ये वाली भुजा के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है ना, ये ड्रॉ करना है। ऊपर वाला फलक है ना, तो उसका विकर्ण कर दिया मैंने। ठीक है ना, ऊपर वाले फलक का विकर्ण कर दिया मैंने। तो बच्चों मुझे त्रिभुज प्राप्त हो गया। ये लो, अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, तो अपने को विकर्ण क्या प्राप्त हुआ? जी डी ए डी जी। ठीक है, ए डी जी, ये विकर्ण मतलब एक त्रिभुज प्राप्त हुआ अपने को। अगर मैंने, बात समझो, अगर मैंने इस भुजा को, कौन सी? इस भुजा को ए बोल दिया। ठीक है ना, ये वाली को, अगर इस भुजा को मैंने ए बोल दिया और इस भुजा को, कौन सी वाली? जी ए। ठीक है ना, इस भुजा को मैंने बोल दिया बी। समझिए बात, है ना, इस भुजा को मैंने जी बोल दिया और इस वाली विकर्ण वाली को बीच से जो के जा रही है उसको बोल दिया सी। समझिए बात को, ये बी बोल दिया मैंने इसको। समझिए बात को, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला। ठीक है ना, मुझे क्या त्रिभुज प्राप्त हुआ? ए डी जी में। ठीक है बच्चों, ए डी जी में क्या प्राप्त हुआ मुझे? देखो, जी डी डी जी विकर्ण होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से डी जी क्या हो गया? विकर्ण। उसके बाद ए डी, ए जी को लंब मान लिया, ए जी लंब हो गया, प्लस ए डी क्या हुआ? आधार। बात समझे ना क्या करा मैंने? बात समझ गए? मैंने क्या किया, बीच वाला एक अवयवी कण है, तो मैंने इस कोने से, ये देखो, बीच वाले को तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, अवयवी कण को बात समझना। मैंने इस कोने से इस कोने तक एक बीच में विकर्ण खींची है। ठीक है, लाइन खींची है इस कोने से इस कोने तक। उसके जस्ट बाद मुझे त्रिभुज का फॉर्मेशन करना था, ये वाली लाइन खींचुआ तब। तो मैंने ये फलक है ना ऊपर वाला, जो छत वाला, तो मैंने उस पर एक विकर्ण लगा दिया, ये वाला, ये जो ब्लैक लाइन से दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, तो इस विकर्ण से कर दिया, तो मुझे एक त्रिभुज प्राप्त होगा। ठीक है ना, जस्ट देखो कैसे, ये ऊपर फिर ये वाला। ठीक है ना, एक त्रिभुज प्राप्त हो गया। ठीक है, मैंने उसका नाम दे दिया आधार का। ठीक है, आधार क्या है? एडी का स्क्वायर। अब बच्चों बात समझो, देखो मान पटक देते इसमें, सी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। अब बच्चों मुझे बी की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू बी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे? यहाँ
तो मुझे एक और त्रिभुज प्राप्त हुआ ए बी जी, ठीक है, जो ए बी जी त्रिभुज का विकर्ण है ये बी। तो एक और त्रिभुज क्या प्राप्त हुआ मुझे, ठीक है, जी ए बी, ठीक है ना। अब बच्चों बात समझो, ठीक है, मुझे ये त्रिभुज प्राप्त हुआ, कौन सा, ए बी जी, ए बी जी, जिसमें से ए और बी की लंबाई बराबर है, ए बी और जी की लंबाई बराबर है, ए बी और बी जी की लंबाई बराबर है, और बीच वाले की लंबाई पता नहीं है। समझिए कैसे, बीच वाले की बी, ए और ए, समझिए कैसे। देखो ये ना त्रिभुज, इसकी मान लिया मैंने, ठीक है ना, ए बी मान लिया, ठीक है। उसके बाद ए जी और बी जी, ये बी जी, ठीक है, ए ये हो गया, बी ये हो गया, जी ये हो गया, ठीक है। बी मतलब ए और बी और जी की लंबाई बराबर है, तो ए मान लिया, ठीक है। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, भुजाएं ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है, क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती है विकर्ण को छोड़ के, ठीक है, विकर्ण को छोड़ के बाकी सब भुजाएं बराबर है। तो बी की वैल्यू क्या प्राप्त हो मुझे, ठीक है, एक और त्रिभुज में लिख देता हूँ आपके लिए, त्रिभुज ए बी जी में, ठीक है, क्या हुआ, जी ए का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस लंब बी जी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो मुझे इस बी की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब इस बी की वैल्यू को इसमें पुटअप करो, तो क्या आएगा, सी का स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये रख दिया प्लस ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर। अब बच्चों बात समझो, मुझे सी की वैल्यू चाहिए। सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी मुझे, देखो इस त्रिभुज के बीच में, बीच वाला त्रिभुज जो बनाया था ना, उसकी बात समझो। इस कोने पे एक अवयवी गण है, ठीक है, बीच में एक अवयवी गण है जो केंद्र बिंदु वाला, मतलब सेंटर केंद्र वाला, ठीक है, और एक ये बीच वाला। अब बच्चों बात समझो, इस बिंदु से इस एक अवयवी कण के मध्य की दूरी कितनी हुई, आर, ठीक है, आपको पता है, बोले मैंने बात बताई थी, ठीक है, केंद्र बिंदु से ये 2r होता है, अगर मैं बात करूँ तो बोले की त्रिज्या, ठीक है, इस बिंदु से इसकी आर, इसकी कितनी हुई 2r, तो इसकी कितनी हुई r, टोटल मिला के सी की वैल्यू कितनी 4r, त्रिज्या मानिए ना। बात समझिए कैसे, इस गोला, एक गोला ये, एक गोला ये, एक गोला इस कोने पे, ठीक है ना, तीनों को मिलाऊंगा तो मुझे कितनी है r, 2r और r, ठीक है, इक्वल 4r। इसमें मान पड़ेगा, मैंने c की वैल्यू देखी 4r का स्क्वायर 3a, इसको हटा दो ना, ठीक है, 4r की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई मुझे, देखो ये हुआ 16r स्क्वायर इक्वल टू 3a का स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, मैंने क्या किया, ए स्क्वायर बराबर 16/3 r स्क्वायर, ठीक है ना, 3 उधर लिया, इसको 3a स्क्वायर को उधर लिया, फिर सॉल्व कर दिया, ठीक है। अच्छा आपके लिए कर देता हूँ, 3a स्क्वायर 16r स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 16/r ये, ठीक है, ए बराबर 16 × 3 r, ठीक है, ये आए मुझे ए का मान पता चल गया। अब बच्चों बात समझो, एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है, एकक कोष्टिका का आयतन कितना होता है, कितना होता है, ए क्यूब, ठीक है, एकक कोष्टिका ये एकक कोष्टिका ये क्यूब का इसका आयतन कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई सब बराबर है, तो ए क्यूब, तो कितना प्राप्त हुआ। अब ए की वैल्यू ये मान रखो यहाँ पर, तो कितना आया बराबर 16/3 इंटू r का क्यूब, तो कितना मान प्राप्त हुआ 16/3
16/3, ठीक है, आर क्यूब। ये हुई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं एक का कोष्टक का आयतन, याद पड़ गया अपने को। अब गोले का आयतन पूछता हूं, ठीक है। अब आता है, ठीक है, अब आता है एक गोले का आयतन कितना होता है। एक गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब काय केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी, 2, ठीक है। काय केंद्रित एकक कोष्टिका में बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या, कणों की संख्या कितनी, 2, ठीक है ना। तो गोले का टोटल आयतन कितना हुआ, गोलों का कुल आयतन कितना हुआ, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब सब आ गया आपके पास, सब कुछ आ गया आपके पास, गोलों का आयतन आ गया, एकक कोष्टक का आयतन आ गया। मानपट को क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखूं, ठीक है। गोलों, कुल गोलों का आयतन इंटू 100, उसके बाद में क्या आता है, एकक कोष्टिका का आयतन, ठीक है। तो बात समझो, ये 2 4 कहां से लिखा, ये गोलों का आयतन, कुल गोलों का आयतन कितना है, 3 × पाई इंटू आर क्यूब इंटू 100, ठीक है बच्चों। एकक कोष्टिका का आयतन कितना आया, कितना आया, 16/3 इंटू रूट के अंदर 16/3 इंटू आर क्यूब, आर से आर कैंसिल, ठीक है ना। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, ठीक है, 22.7 इसका रख दोगे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे पूरा, प्राप्त होगा आपके पास 68%, ठीक है। जब इसको पूरा मतलब सॉल्व करोगे, पूरा हल करोगे, तो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी प्राप्त होगी 68%। मतलब काय केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कणों के द्वारा घेरा गया कुल आयतन या प्रतिशत कितना है, 68%। इज दैट क्लियर, ठीक है ना। बात समझ के मैंने क्या किया, देखो बात समझो, हमने क्या किया, पहले इस कण से इस कोने से इस कोने तक एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। मुझे त्रिभुज बनाना था एक, तो मैंने इस फलक से इस फलक तक लाइन खींच दी, तो त्रिभुज प्राप्त हुआ, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है। मान पट का, ठीक है, त्रिभुज प्राप्त हुआ, तो बी की वैल्यू प्राप्त हुई, बी की वैल्यू इसमें रखी, तो ये प्राप्त हुआ, सी स्क्वायर यहाँ से प्राप्त हुआ, ठीक है ना। 3 कण है, आधे आधे 2 और 1 फुल, ठीक है ना। अगर मानो तो अपनी भाषा में जवाब दो, तो ये आंसर आया। एकक कोष्टक का आयतन ए क्यूब होता है मान पट का, तो ये प्राप्त हुआ, ठीक है। जब इसमें मान पट का मैंने पैकिंग एफिशिएंसी का टोटल, ठीक है। एक गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या 2 होती है, तो एक गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब, 2 से गुणा कर दिया उसको, ये प्राप्त हुआ, ठीक है ना। इसको सॉल्व करा फॉर्मूले में रखने के बाद, तो 68% प्राप्त हुआ। इज दैट क्लियर, ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज अपने ये तो ये टॉपिक समाप्त हुआ, फिनिश ये वाला, तो लेसन खत्म भी हुआ बच्चों, अभी बाकी है, अभी तो बस ये खत्म हुआ पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। एकक कोष्टिका का घनत्व कैसे ज्ञात करोगे, ठीक है। तो नया टॉपिक अपना ही आता है एकक कोष्टिका घनत्व। एकक कोष्टिका का घनत्व, ठीक है। एकक कोष्टिका घनत्व ज्ञात करते हैं,
देखो घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। अगर मैं एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात करना मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा? एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका का घनत्व, ठीक है, बराबर एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्टिका का आयतन। ठीक है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान अपॉन एकक कोष्टिका का आयतन। अब बच्चों बात समझो, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या होता है? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या होता है? एकक कोष्टिका का तो द्रव्यमान होता होगा ना कुछ, कैसे ज्ञात करोगे? एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? बात समझो, देखो एकक कोष्टिका का अगर मैं द्रव्यमान की बात करूं तो क्या होता है एकक कोष्टिका में? एकक कोष्टिका द्रव्यमान की बात करूं, ठीक है ना, ये एकक कोष्टिका आपके लिए बना देता हूं पहले मैं। ये अगर मैं एकक कोष्टिका की बात करूं तो एकक कोष्टिका में क्या है, क्या होता है? एकक कोष्टिका जैसे द्रव्यमान होगा, क्या होता है? अवयवीकरण, अवयवीकरण, ठीक है, या परमाणु बोल सकता हूं, ठीक है, परमाणु, परमाणु पाया जाता है। ठीक है, तो एकक कोशिका का द्रव्यमान किस पे डिपेंड करता है? ये, ठीक है ना, अवयवीकरण पाया जाता है ना। ये हो गया बीसीसी, ये हो गया एससीसी। ठीक है, इसमें अवयवीकरण कितना पाया जाता है? एक। तो परमाणु, तो कितना अवयवीकरण बोलूंगा? जेड से डिनोट करूंगा मैं इसको। तो अवयवीकरण एससीसी में, ठीक है, एकक कोशिका का द्रव्यमान किससे डिपेंड कर रहा है? जेड बराबर एक पर। जेड मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु की संख्या, सॉरी, एक परमाणु की संख्या, ठीक है, परमाणु की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ एफसीसी की। एफसीसी में क्या होता है? एफसीसी में क्या होता है? अवयवीकरण कितने पाए जाते हैं? चार। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? परमाणु संख्या कितनी होगी इसकी? चार। चार है ना, तो द्रव्यमान एफसीसी का अगर मैं एकक कोशिका द्रव्यमान की बात करूंगा तो परमाणु कितने हैं उसमें? चार, तो उनका द्रव्यमान, ठीक है ना। पीसीसी की बात करूं तो इसमें तो बात समझिए ना, z बराबर, ठीक है, तो बात समझ गए मेरी अब कि एकक कोशिका का द्रव्यमान किस पे डिपेंड करता है? परमाणु संख्या पर, ठीक है, परमाणु या अणु कुछ भी, ठीक है ना। तो बच्चों बात समझो, तो एकक कोशिका का द्रव्यमान किस पे करता है? एक परमाणु की संख्या z, ठीक है, परमाणु संख्या z। अब बच्चों बात समझो, वो एकक एकक कोशिका में परमाणु है, ठीक है ना, दो है, चार है, एक है, उस परमाणु का भी तो कुछ द्रव्यमान होगा ना, तभी तो कुछ द्रव्यमान हो गया। संख्या की वैसा रख दिया, अगर वो हल्का निकले तो उसका भी तो द्रव्यमान होगा ना कुछ। अगर एकक कोशिका में अवयवीकरण है तो उसका भी तो कुछ द्रव्यमान होगा ना, ठीक है ना। तो हम उसको बोलेंगे परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु की संख्या हो गया, ठीक है, परमाणु होंगे एकक कोशिका में तो उसका भी द्रव्यमान भी तो होगा ना कुछ। अगर मैं बात कर दूं कि किसी, बात समझना, मैंने बात कर दी इस कंटेनर में 2 मोल सोडियम है, 2 मोल सोडियम,
तो बच्चों बात समझो, सोडियम का भी तो द्रव्यमान होगा ना कुछ। अगर मैं बात करूंगा कि इस पूरा कंटेनर का द्रव्यमान क्या हुआ, जिसमें आपने 2 मोल सोडियम रख रखा है, उस कंटेनर का द्रव्यमान कितना हुआ, तो मैं बोलूंगा तो एकक कोष्ठिका द्रव्यमान ही तो बोलूंगा ना, तो उसमें सोडियम का भी तो द्रव्यमान आएगा ना। ये थोड़ी आपने बोल दिया 2 मोल है बस, तो उसका भी तो द्रव्यमान होगा ना वो, कि 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो कितना है, ठीक है ना। 23 ग्राम होता है वैसे, वो बोलने लगो सर 1-2 किलो थोड़ी होता है सोडियम का, 23 ग्राम, ठीक है। तो परमाणु का द्रव्यमान, अब बच्चों बात समझो, ठीक है आपने परमाणु द्रव्यमान लिख दिया, पर परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करोगे, फॉर्मूला था ये कुछ इसका, 11 में पढ़ाओ, 11 में पढ़ा था, लिख लें, चलो देख लो अभी दिख जाएगा आपको, ठीक है। परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु का भार ठीक है। ये परमाणु का द्रव्यमान कैसे याद करते हैं, परमाणु का भार अपॉन अवगाद्रो संख्या m अपॉन n है, यह आपने 11th क्लास में लेसन फर्स्ट मोल में पढ़ा था। ये एक आता है वहां पर परमाणु का, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, एक परमाणु का द्रव्यमान ये एक लिख लेना यहाँ पर, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। वहां पर आपने ये पढ़ा था एक अणु का द्रव्यमान। अब बच्चों यहाँ पर मैं परमाणु भार m से डिनोट किया है, आप समझोगे ए मतलब परमाणु भार a से डिनोट किया जाता है, बट बच्चों यहाँ पर परमाणु का नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर अणु भी आ सकता है, आयन भी आ सकता है, ठीक है ना। इस वजह से मैंने टोटल उनका एक ही सिंबल से यूज कर लिया m, इज दैट क्लियर, ठीक है ना, भार को m से कर दिया। अब मान पटको भाई साहब, एक कोष्ठिका, ये फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में मान रख दो इसमें सबका, तो एकक कोष्ठिका एकक कोष्ठिका का घनत्व कितना है, d बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान 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 द्रव्यमान, ठीक है ना, ये मान ये आया, ठीक है ना, z इंटू m अपॉन n है, ठीक है। एक इसमें एकक कोष्ठिका आयतन लिखना है बच्चों, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ एकक कोष्ठिका का, ठीक है ना, एकक कोष्ठिका का आयतन लिख रहा हूँ, एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन तो बच्चों को पता चल ही गया होगा मेरी क्लास में, कितना होता है ए क्यूब, ठीक है ना। पूछना मत कैसे आया, ठीक है, लंबा इंटू चौड़ा इंटू ऊंचाई, ए इंटू ए क्यूब आ गया, ठीक है। या एकक कोष्ठिका का आयतन कितना है, आयतन इंटू ए क्यूब, ठीक है, या तो इसको ए क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला प्राप्त हुआ अपने को, क्या हुआ, d बराबर z इंटू जेड है, ठीक है ना, z इंटू m अपॉन ए क्यूब एन है, ठीक है। z परमाणु क्या हो गया, z मतलब परमाणु की संख्या, m मतलब परमाणु भार, ए क्यूब मतलब आयतन एकक कोष्ठिका का, एन ए मतलब अवगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हुआ ये वाला। अब बच्चों बात समझो, अगर आपको इन 5 पैरामीटर्स बोलूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि एकक कोष्ठिका की इससे पहचान होगी एक प्रकार से, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ कि है ना, इन 5 में से अगर आपको 4 पैरामीटर्स का पता है,
इन 4 पैरामीटर का पता है या वैल्यू दे रखी है तो आप 5 को ज्ञात कर सकते हो। अगर आपको डी दे रखा है, जेड दे रखा है, ए क्यूब दे रखा है, एन ए दे रखा है, तो आप एम को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन 4 का दे रखा हो तो 5 का अपने आप पता चल जाएगा सॉल्व करने का, उसमें वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बच्चों एक इसमें ये लिख देता हूँ, इसकी इकाई पालेतू, ठीक है ना, इसकी इकाई यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। एक कोष्टिका की इकाई, डी की इकाई लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। ये होती है ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। वैल्यू किसी में भी आए, आपको ग्राम में तथा उसके लेंथ को सेंटीमीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करना है, ठीक है। एसआई पद्धति से सीजीआई पद्धति में, ठीक है। वो कैसे करेंगे भी बताता है, इसको नोट कर लो। एक काम करो, इसको बाद में लिखना, अभी लिखाएंगे इसमें, इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लिखने के बाद इस वाले को लिखना, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद ये वाला, जेड क्लियर, नोट कर लो। देखो बच्चों, ये की इकाई कितनी होती है, इसकी घनत्व की ये होती है ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी वैल्यू में दी जाए बट आपको इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब बच्चों बात समझो, देखो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिसको कन्वर्ट कैसे करते हैं देखना। एक एंगस्ट्रॉम, एक नैनोमीटर, एक पिकोमीटर, ठीक है ना। इसकी वैल्यू होती है 10 की घात माइनस 10 मीटर, 10 की घात माइनस 9 मीटर, 10 की घात माइनस 12 मीटर, कितना 12 मीटर। बच्चों ये वैल्यू होती है हमारे एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में। सीजीआई पद्धति में क्या होता है बच्चों, इसकी वैल्यू सीजीआई में, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 कम कर दो बस, सब में से 2 कम कर दो, वो सेंटीमीटर लगा दो इसमें। 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 10 की घात माइनस 7 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी अगर आपको एसआई पद्धति में मान दिया जाए, ठीक है ना, क्वेश्चन में, तो आपको सीजीआई पद्धति में कन्वर्ट करना है लेंथ को, ठीक है ना, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। इसको नोट कर लो। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।